नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक नई हलचल मची हुई है और इसमें सबसे ज्यादा असर बीजेपी पर पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कल महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हैं। कल 12 तारीख है और एमएलसी के चुनाव हैं। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनमें एनडीए के 9 और इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी हैं। और ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है और कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों यानी अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच आपसी तालमेल कितना मजबूत है। वहीं कल मुंबई में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी एक अहम बैठक होने जा रही है। अंबानी परिवार के निमंत्रण पर विवाह समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खास तौर पर मुंबई पहुंची हैं और कल वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव से मिलने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की इस बैठक पर बीजेपी की खास निगाहें रहेंगी, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी भी पंढरपुर की यात्रा पर, वार्षिक वारी यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। और राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे से यह अनुमान लगाया जा सकता है या लगाया जा रहा है कि इसका गहरा असर जल्द होने वाले चुनावों पर, विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। शरद पवार ने जिस तरह राहुल गांधी को इस धार्मिक यात्रा के लिए खास तौर पर बुलाया है, उससे जाहिर है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के चेहरे पर लोकसभा के बाद अब विधानसभा के चुनावों में भी उतरना चाह रहा है और उसमें राहुल गांधी की अग्रणी भूमिका हो सकती है। इसीलिए शायद राहुल गांधी को पंढरपुर की यात्रा पर शरद पवार ने बुलाया। वैसे भी शरद पवार ने अभी से यह दावा कर दिया है कि इस बार के चुनावों में इंडिया की जीत पक्की है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी की सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए हैं सुधाकर जी। और इस मौके पर शरद पवार ने जो कुछ कहा है आपके सामने रख रहा हूं। शरद पवार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद कार्यकर्ता एनसीपी में शामिल होने आ रहे हैं। अगर तस्वीर बदलनी है तो अच्छी बात है कि कार्यकर्ता एनसीपी को ताकत देने आ रहे हैं। हम जबरदस्त ताकत बनाना शुरू कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, आपको याद होगा दोस्तों। लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर उद्धव ठाकरे से अनबन हुई और नतीजा यह हुआ कि शिवसेना से बीजेपी का गठबंधन टूट गया और सत्ता भी हाथ से चली गई। बाद में शिवसेना और एनसीपी में फूट डालकर बीजेपी ने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन अब बीजेपी के हाथ से बाजी फिसलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए और इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। यहां आप देखिए ममता बनर्जी और पहुंच चुकी हैं महाराष्ट्र में और कल इनकी मुलाकात है महाराष्ट्र मुंबई में। इनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से और अखिलेश यादव से है। एक मिनी मीटिंग आप कह सकते हैं वहां पर इंडिया गठबंधन की। और राहुल गांधी नहीं रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के नुमाइंदे और खासकर महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, ये तमाम नेता तो जरूर रहेंगे। तो एक मिनी मीटिंग ही सही, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र में आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि अब लोकसभा चुनाव के बाद पहली दफा ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव तक वो पूरा फोकस्ड रही, अपनी पार्टी को जीत दिलाने की जुगत में रही वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद अब वो निकल के आई हैं। दरअसल आप जान रहे हैं कि कल शादी है अनंत अंबानी की, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उनकी शादी में शामिल होने के लिए पहुंची हैं ममता बनर्जी। लेकिन शादी से इतर जो राजनीतिक हलचल है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच एक राजनीतिक हलचल जो शुरुआत में आपके सामने रख चुका हूं, एमएलसी का चुनाव भी कल ही है। कल एक तरफ शादी और उसमें ये तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ उसी महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव है। और एमएलसी के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में 11 की जगह पर 12 कैंडिडेट देकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने वहां एक चुनौती पेश कर दी है। उस चुनौती से कैसे पार लगाएंगे बीजेपी के और तमाम दूसरे दलों के नेता। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल जो है वो अब इस बदलते हुए हालात में और भी कुछ मोड़ देने वाले हैं? और रिजॉर्ट में एनडीए के एमएलए आखिर क्यों हैं?
कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए उसी इन्हीं तमाम मसलों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच हम चलेंगे और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से लेकर और महाराष्ट्र की हलचल तक हम बातें करेंगे, बातें रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर राहुल गांधी जो परसों से पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र, आज ममता बनर्जी पहुंचती हैं और ये तमाम नेता आपस में मीटिंग करते हैं। परसों राहुल गांधी पहुंच रहे हैं 2 दिनों के लिए और हलचल काफी तेज यहां से दिखाई दे रही है। वो जो तेज हलचल है उसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं हमारे साथ में। कुछ देर में और भी कुछ साथी जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। और सीधा जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, ममता बनर्जी से लेकर ये तमाम नेता, इनकी बैठक, ममता पहुंच चुकी हैं और दूसरी तरफ एमएलसी का चुनाव, महाराष्ट्र पर कितनी निगाहें टिकी रहनी चाहिए? महाराष्ट्र की सियासत जो है वो कैसे केंद्र की सियासत को, केंद्र की राजनीति को प्रभावित करते हुए आने वाले समय में नजर आएगी? जी शुक्रिया राजीव जी। महाराष्ट्र की सियासत पर हमें तो उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव आते आते ये स्थिति बनेगी, लेकिन एमएलसी के चुनाव में ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एनडीए के घटक दल में बड़ा डर दिख रहा है। और ये डर ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की पार्टी से है, ये डर सत्ता पक्ष को अपने आप से है, अपने लोगों से है। और ये अपने लोगों से जो डर है, इस डर की बानगी हम कर्नाटक में देख चुके हैं, जहाँ के सांसद कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, 7 बार का सांसद हूँ और हमें दलित हूँ, पूरे दक्षिण भारत का इकलौता दलित सांसद, और मुझे भाजपा की मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिल रही। तो उसी किस्म का डर महाराष्ट्र में भी है कि महाराष्ट्र के जो विधायक हैं वो, उन्हें लग रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिला, जिन्होंने देखा कि कैसे कैसे लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली, लाल बत्ती मिली, दूसरी चीज़ें मिली, और हमने तो अपना सब कुछ छोड़ करके अपने ऊपर दाग ले करके पाला बदला था, लेकिन हमारी कीमत पर किसी और को सब कुछ मिला और हमें कुछ नहीं मिला। ये बातें चाहे शिंदे का खेमा हो, चाहे अजित पवार का खेमा हो, उनके लोगों के मन में आती रही। अजित पवार के नाम पर बीजेपी तो चुनाव हार गई जी। आप समीक्षा में देखेंगे, पाएंगे, सब लोगों ने माना है कि अजित पवार को पार्टी में लेना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा। पार्टी नहीं, गठबंधन सरकार में लेना बहुत महंगा पड़ा। क्यों? क्योंकि सबको लगा कि कल तक तो उनको भ्रष्ट बता रहे थे और आज अपने साथ ले बैठे। तो ये चीजें बीजेपी के भीतर भी हैं। तो जो कुछ दिख रहा है उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी व्यापक असंतोष है। ये अपनी करनी का फल जिसको बोलते हैं। जिस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ने एकनाथ शिंदे की सरकार बनाई, या इस सरकार बनाई से ज्यादा उद्धव सरकार को गिराया, जिस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ने, वही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आज एक ये समझिए एमएलसी के चुनाव में उनकी हार का डंका बजाने के लिए ये उसका एक तरह से प्रमाण है कि वो स्वयं कह रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं, हमारे एमएलए इधर से उधर वोट कर सकते हैं, तब जबकि न तो सरकार को खतरा है, और खतरा मतलब उस किस्म से कि अब तो चुनाव आने वाले हैं, अब ज्यादा समय भी नहीं है। सरकार गिर भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी। एक अनैतिक सरकार अगर गिर भी जाए तो कोई आफत नहीं आने वाली है। फिर भी एक एक दिन इस सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन का संबंध अनैतिकता जिस कारण से सरकार बनी है उससे जुड़ा हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी वहां आ रहे हैं, राहुल गांधी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो इसका डंका बहुत पहले से बज रहा है। कारण यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हाथरस में के मुद्दे पर पीड़ितों से मुलाकात की, हाथरस में लोगों को ढांढस बंधाया, आंसू पोंछे, मणिपुर गए और
लगातार लोगों के बीच है, लोको पायलट्स के बीच में गए, रेल मंत्री को जवाब देना पड़ा, रेल मंत्री ने झूठा आश्वासन दिया, तमाम चीजें हैं। तो ये जो झूठी बातें कही, बल्कि कि लोको पायलट सब अपनी समस्या बता रहे हैं, रेल मंत्री कह रहे कोई समस्या ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों पर सरकार असहज है, और अब महाराष्ट्र में जब वो जाएंगे तो मुद्दों के आधार पर केंद्र ही नहीं महाराष्ट्र की सरकार भी असहज होगी। और ये विधानसभा चुनाव जहां पर कि डरो मत का नारा अगर बुलंद हुआ तो फिर एमएलसी के चुनाव में जो इन विधायकों के ही वोटों से ये बात पता चल जाएगी कि ये सरकार कितनी कमजोर है। और इस सरकार महाराष्ट्र का असर सीधे केंद्र पर पड़ेगा। सबसे बड़ा महत्व ये है कि महाराष्ट्र की सियासत का सबसे ज्यादा असर केंद्र सरकार पर पड़ने वाला है, क्योंकि वहां गिनती जो है बड़ा एकदम नाजुक मोड़ पर गिनती चल रही है, और वो गिनती महाराष्ट्र से गड़बड़ानी शुरू हो सकती है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र से ये गिनती गड़बड़ानी शुरू हो सकती है। कोई भी, चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो या अजित पवार की जो एनसीपी है वो हो, ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि उनके जितने भी विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। और परेशानी इतनी है कि क्रॉस वोटिंग की परेशानी के कारण रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू है। होटल में कमरे बुक कराकर होटल में ठहराए जा रहे हैं विधायक, एमएलए। आखिर इस राजनीति के क्या मायने हैं? जरा प्रकाश जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रकाश जी, सीधा आपके पास, इस राजनीति को कैसे देखा जाए? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अभी तक तो करती आई बीजेपी, लेकिन अब सत्ता पक्ष को यह पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है, और अपने विधायकों को बचाने के लिए जरा आगे बढ़ेंगे। और जिस तरफ इशारा कर रहे थे अपने साथी प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी का इस पॉलिटिक्स में परसों यानी महाराष्ट्र में उनका पदार्पण, और आज जबकि ममता बनर्जी वहां पहुंच चुकी हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा एमएलसी चुनाव और उसमें भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो चल रही है, उस पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाए? जी, महाराष्ट्र में जो विधान परिषद के चुनाव है वो कल होने वाले हैं। आपने बताया ही, 11 सीटें हैं, 12 उम्मीदवार हैं, और किसी भी व्यक्ति को जीतने के लिए, किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 23 वोट चाहिए। अब 23 वोट चाहिए, तो इसमें बीजेपी के वहां 103 सदस्य हैं, कांग्रेस के 37 है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 15 हैं, और शिंदे गुट के 38 हैं, अजित पवार गुट के 40 हैं, शरद पवार गुट के 12 हैं। यहां हुआ ये कि उद्धव ठाकरे गुट ने अपना उम्मीदवार मिलिंद वार्लीकर को खड़ा कर दिया, शायद मिलिंदी नाम है उनका, और मिलिंद नार्वेकर को खड़ा कर दिया, और उनके पास 15 विधायक हैं। और एनसीपी ने जयंत पाटिल को खड़ा कर दिया है, जिसके पास 12, एनसीपी यानी शरद पवार वाली एनसीपी, तो उनके पास 12 विधायक, ये 12 वोट ही हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह ये दोनों लोग जीतते हैं, और इसका महाराष्ट्र की राजनीति पे असर पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि जो छोटे छोटे दल हैं वो किसके साथ जाते हैं, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हैं। वो छोटी पार्टियां किसकी तरफ जाती हैं? कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम का भी उम्मीदवार है, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी का है, जन स्वराज्य पार्टी है, 13 निर्दलीय हैं, सपा के 2 हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के 3 हैं। तो जो छोटे छोटे दल हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। ये बात अभी प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल बढ़िया बताई है कि वहां सरकार बनने गिरने वाली नहीं है अगर ये विधायक जीतते या हारते हैं। लेकिन इससे रणनीति स्पष्ट 2 बातों में मैं देखता हूं रणनीति। एक तो ये कि ये चुनाव आगे के विधानसभा चुनाव के लिए भूमिका बना देंगे कि कौन किसके साथ जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होगी, कौन किसके साथ जा सकता है। और ऐसे ही एक बड़ी बात यह होगी कि इस चुनाव के बाद जब पार्टियां आपस में मिलेंगी तो विचारधारा की बात होगी, और वो देखेंगे कि कौन किस विचारधारा से मेल खाता है। भले ही अभी वोट नहीं दिए हों, लेकिन आगे जाकर, अभी वोट नहीं भी दिए हों तो आगे जाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो इसी साल होने हैं उसका नतीजा तय है। क्रॉस वोटिंग की आशंका सभी को है। उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल में ठहरा दिया है, आदित्य ठाकरे साथ में हैं, तो ये सब चीजें बड़ी मायने रखती हैं।
लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ चीजें और भी बदल रही हैं। जैसे ममता बनर्जी अनंत अंबानी की शादी में शरीक होने जा रही है। राहुल गांधी के बारे में अभी तक कोई ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि वो जाएंगे या नहीं, शायद नहीं जा रहे, लेकिन ममता बनर्जी का जाना एक बड़ा प्रतीक है कि ममता बनर्जी किस तरह अपना रुख बदल रही हैं। जो कभी कट्टर कम्युनिस्टों की तरफ थी या सख्त थी बहुत ज्यादा उद्योगपतियों के बारे में, जैसे टाटा की नैनो प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने वहां से विदा कर दिया था सिंगूर से जी। तो ये पता चलेगा कि किस तरह ममता बनर्जी बदल रही है, या उन्हें भी लगता है कि अडानी अंबानी जैसे लोगों का सानिध्य बहुत जरूरी है सत्ता पाने के लिए। ये बात इससे साबित होगी। फिर राहुल गांधी की छवि, राहुल गांधी आमतौर पर ऐसे धार्मिक तीज त्योहारों में नहीं जाते थे, लेकिन अगर राहुल गांधी जा रहे हैं और शरद पवार के कहने पर जा रहे हैं तो इसका मायने बहुत कुछ है। एक तो बात यह कि अजित पवार इस वारी महोत्सव में शामिल होते हैं, लगभग हर साल होते रहे हैं, शरद पवार भी होते रहे हैं, और इस बार जब बुलाया शरद पवार ने राहुल गांधी को तो उसके मायने ये है कि जिस वारी महोत्सव में पंढरपुर में लाखों लोगों का सैलाब होता है, उस सैलाब के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करना और ये बताना कि मैं, राहुल गांधी कह चुके कि हम हिंदुत्व विरोधी नहीं है, हिंदू विरोधी नहीं है, और हिंदू एकमात्र धर्म है, एक सनातन धर्म है जो जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो ये बात साबित होगी कि राहुल गांधी हिंदुत्व के विरोधी नहीं है। और दूसरी बात है कि बड़ा जनसैलाब वहां होगा, तो जनसैलाब से कम्युनिकेट करने के लिए राहुल गांधी के पास बातें होगी, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये लोगों से मिलकर उन्हें पता चलेगा। एक धार्मिक यात्रा जिसमें लाखों लोग आते हैं, लगभग 2 हफ्ते की यात्रा होती है, 15-16 जुलाई तक चलने वाली है। उस यात्रा की यह अंतिम पड़ाव है। लोग पंढरपुर पहुंचने ही वाले हैं, और बड़े ही मनोयोग से लोग होते हैं, और वे लोग होते हैं जो जिनमें धार्मिक आस्था कूट कूट कर भरी होती है, क्योंकि पंचक्रोशी यात्रा की तरह यह यात्रा करीब 15 दिन चलती है। तो राहुल गांधी ने सही बात पकड़ी है, सही नस पकड़ी है अपनी बात कहने के लिए। राहुल गांधी पिछले दिनों जो कुछ भी कर रहे हैं, आप देखिए, उस सब से सरकार को परेशानियां बहुत हो रही है। आज ही सरकार ने ऐलान किया कि अग्निवीर योजना में शामिल 10% पूर्व अग्निवीरों को हम CISF में और BSF में, अन्य सशस्त्र बलों में जगह देंगे, वरिष्ठ पदों पर जगह देंगे। यानी राहुल गांधी ने अगर कहा है कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, तो सरकार इसके लिए सतर्क हो गई कि राहुल गांधी ने अगर कहा है तो कुछ न कुछ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। तो राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक बयान देकर सूट बूट के सरकार का सूट बिकवा दिया, नीलाम करवा दिया जी। तो राहुल गांधी का पावर तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब प्रतिपक्ष के नेता हैं वो, तो उस नाते उनका वजन शायद ज्यादा है, ऐसा लोगों को लगता है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी परसों पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र, लेकिन उससे पहले आज ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, और ममता बनर्जी की कल मुलाकात है उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, अखिलेश यादव भी कल पहुंच रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात है। और इस मुलाकात के क्या मायने हैं इंडिया गठबंधन, उन्होंने साफ साफ कहा है। ममता बनर्जी जब कोलकाता से निकल रही थी तो वहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत दिनों से मैं नहीं जा पाई, इंडिया के नेताओं से नहीं मिल पाई, और ये मौका है मेरे लिए कि मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलूं, और मैं पहुंच रही हूं मुंबई, और वहां मेरी मुलाकात इन लोगों से होगी, जिसमें ये 3 नाम प्रमुखता के साथ उन्होंने बताया है। और ये तीन इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं। आप जानते हैं, चाहे एनसीपी शरद पवार गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना हो, या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक ये बयान आ चुका है कि अनंत अंबानी की शादी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाएगा, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो। अभी तक यही है कि ये लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन और अगर जाना होता तो ये खबर पहले आ जाती। इन सब के बीच कल ही चूंकि चुनाव है, MLC का चुनाव, उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। सीट है 11, कैंडिडेट हैं 12, और 12वें मतलब कैंडिडेट को, जो आखिरी कैंडिडेट है उसको जिताने के लिए सबको कुछ ना कुछ सीटों की जरूरत है, कुछ ना कुछ वोट्स की जरूरत है। और इसीलिए यहां
यहां पर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो रिजॉर्ट तक में परिवर्तित हो चुकी है। सब अपने अपने कैंडिडेट्स को, कांग्रेस छोड़कर तमाम दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को रिजॉर्ट में, होटल में, अभी बता रहे थे तो प्रकाश जी की आईटीसी में भी कुछ लोगों को रखा है। अलग अलग दलों ने अपना अलग अलग होटल बुक करा करके रखा है। लेकिन यहां से क्या जो महाराष्ट्र की जो सियासत है वो सियासत, और जिसका इंतजार, जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव तक जो इंतजार करना था वो विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि इस एमएलसी चुनाव से ही बहुत सारी तस्वीरें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, क्या ये एमएलसी चुनाव से ही वो तस्वीर नजर आने लगी है जो तस्वीर विधानसभा चुनाव के बाद नजर आ सकती थी? और चुनाव हो चुके हैं, टीचर्स कंस्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी महाराष्ट्र में, और उन दोनों के रिजल्ट ने बता दिया है कि क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में। और वो दोनों सीटें, ग्रेजुएट और टीचर्स कंस्टिट्यूंसी की जो एमएलसी थे, वो दोनों एनसीपी पवार ने जीत ली सीटें। अभी कुछ दिन पहले ही नतीजा आया है। शरद पवार ने, एनसीपी शरद पवार, जी, एनसीपी पवार ने, जी एनसी शरद पवार ने। तो अब वो जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी और ये टीचर्स कंस्टिट्यूंसी है, पूरे महाराष्ट्र के टीचर्स ने वोट किया उसमें, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में पूरे महाराष्ट्र के जो रजिस्टर्ड वोटर, उन्होंने वोट दिया। उससे ये दिखाई दे गया कि पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित पवार का अब वो दबदबा रहा नहीं है, वो केवल रिसोर्ट तक ही था। वो दोनों सीटें वो हार गए। तो बहुत साफ वहीं से हो गया था कि वहां क्या होने जा रहा है। अब अगर 12वां कैंडिडेट भी निकलता है, एक कैंडिडेट निकलता है अगर इंडिया गठबंधन का, तो मैसेज बहुत साफ होगा कि जो ये तो टीचर्स और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में तो विधानसभा के बाहर के मतदाता थे, तो विधानसभा के अंदर के मतदाता हैं जी। इनमें अगर टूट फूट होगी, इधर उधर होगा, तो बड़ा स्पष्ट संदेश जाएगा कि एकनाथ शिंदे की नाव जो है वो भंवर में अटक गई है। और वैसे भी उनकी नाव भंवर में अटकी है, हमने देख लिया अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी। और धीमे धीमे ये साबित हो रहा है कि महाराष्ट्र में वापस जो है पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ये तिकड़ी जो है अपना कमाल करेगी। और जैसा महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में निकल कर आया था उसी से दिखाई दे रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राहुल गांधी परसों महाराष्ट्र जा रहे हैं, पंढरपुर वारी में, जो बड़ा ऑस्पिशियस है। महाराष्ट्र की यात्रा में वो कल नहीं जा रहे हैं जी। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में वो नहीं जा रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी खुद जन जनपद निमंत्रण देने आए थे। ये बड़ा स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया ना जाकर, सोनिया गांधी ने भी। और अगर वो नहीं जाती हैं तो अभी तक तो खबर नहीं कि वो जा रही हैं। बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राहुल गांधी को जो बदनाम करने में का प्रोजेक्ट चला, उसमें इन मुकेश अंबानी के चैनल भी शामिल थे और अभी भी हैं। आज भी उनके चैनल यही काम कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं या वो राहुल गांधी के खिलाफ काम करते हैं। तो वो बड़ा स्पष्ट संदेश राहुल गांधी ने मुकेश अंबानी को दे दिया कि हो सकता है कि आप दुनिया में पैसे के बल पे किसी को भी बुला के वहां पर नचवा लो, किसी को भी आप बुला लो, लेकिन हम वहां पे नहीं होंगे। और वो पालकी जो निकलेगी संत ज्ञानेश्वर की और संत तुकाराम की जी, उसमें वो शामिल होंगे। तो बहुत स्पष्ट संदेश है राहुल गांधी का कि उनकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं। मुकेश अंबानी जब उनके घर आए इनवाइट करने तो वो मजदूरों के बीच में थे। अब वो महाराष्ट्र जा रहे हैं तो पंढरपुर वारी में जा रहे हैं, लेकिन अनंत अंबानी की शादी में नहीं जा रहे। तो ये एक अच्छा संदेश है जो कि भारत के बाकी पार्टियों को सीखना चाहिए। मैं आपके यहाँ पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए
अंबानी अडानी दो लोग चुनावी और पॉलिटिक्स में काफी नाम आता है इनका। मुकेश अंबानी जिस दिन आए मिलने, उसके अगले दिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जियो और बाकी दो कंपनियों ने, मुकेश अंबानी की कंपनी जियो और बाकी दो कंपनियों ने जिस तरीके से मोबाइल टैरिफ बढ़ाए उसकी आलोचना की जी। क्या बीजेपी का कोई बड़े से बड़ा नेता भी अडानी की आलोचना कर सकता है? अडानी के किसी प्रोजेक्ट की आलोचना कर सकता है? उनके तमाम एयरपोर्ट में पानी टपक रहा है बारिश में। क्या किसी बड़े से बड़े नेता की यह हैसियत है बीजेपी में कि जो अडानी की तरफ कुछ मतलब कोई भी कमेंट करके दिखा दे? ये सीखना चाहिए, देश की जनता को भी देखना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी सीखना चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, उद्योगपतियों की आर्थिक विकास में भूमिका है, लेकिन वो राजनीतिज्ञों को घुमाएंगे और राजनीति को अपने जेब में रखेंगे, ये संदेश नहीं जाना चाहिए। अडानी की तरक्की की वजह से ये संदेश जाता है कि बीजेपी मतलब अडानी, अडानी मतलब बीजेपी। कांग्रेस ने ये अच्छा कदम उठाया है कि कांग्रेस ने मुकेश अंबानी को उनकी जगह दिखा दी कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपना काम करें, हमारी राजनीति में आप जो है दखलंदाजी ना करें, क्योंकि मुकेश अंबानी और तमाम सारे लोगों ने जी पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया अपने मीडिया के जरिए। तो ये दो इम्पोर्टेंट संदेश जो है वो महाराष्ट्र के जो है वो गए हैं और देखते हैं जो कर्टन रेजर है। और अभी बीजेपी की या केंद्र सरकार की या एकनाथ शिंदे की ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वहाँ पेंडिंग जो ड्यू बीएमसी के इलेक्शन है उसको नहीं करा पाए। बिल्कुल, बीएमसी के इलेक्शन करा देते तो सब मामला खुल जाता पहले ही। अब बीएमसी के इलेक्शन तो खैर विधानसभा के चुनाव के बाद ही होंगे, अब तो क्या होंगे, लेकिन बीएमसी के इलेक्शन करते तो उनकी सरकार वैसे ही पहले ही गिर जाती। तो कल शाम तक पता चल जाएगा कि इनका जो है पर्चा कैसा है, लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी एकनाथ शिंदे का। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल एमएलसी का इलेक्शन है महाराष्ट्र में और वहां पर 11 की जगह 12 कैंडिडेट देकर तमाम दलों ने अपने लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर ली है। महाराष्ट्र में आपको बताऊं तो महायुति जो जिनकी सरकार है उनके पास 200 विधायक हैं, कहने के लिए 200 विधायक हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के पास 65 विधायक हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय जी और वो बेहतर और बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं रख रहा हूं और फिर सीधे प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं, फिर धनंजय जी के पास आता हूं, वो महाराष्ट्र की बात समझेंगे। लेकिन रविकांत जी से जरा राहुल गांधी की राजनीति को समझेंगे उससे पहले बता दूं कि एनसीपी अपने दम पर अगर अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है तो उसे 4 वोट और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। और ठाकरे समूह यानी शिवसेना अपने दम पर अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है तो उसे 8 वोट एक्स्ट्रा चाहिए। और बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के अलावा चौथा उम्मीदवार अगर बीजेपी अपना चाहती है तो उसे भी 8 वोट एक्स्ट्रा चाहिए। और ये जो है मतलब सबको एक्स्ट्रा चाहिए, 2, 3 और जितने अपने हैं। हालांकि यहां पर ज्यादातर जो सीटें हैं वो सत्तारूढ़ दल के पास में हैं। इसमें से शायद 12 में से 9 सीटें या 8 सीटें सत्तारूढ़ दल के पास कंफर्म हैं, बताएंगे बाद में धनंजय जी। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि जो 12वां कैंडिडेट खड़ा हो गया है, यहां से यह दिलचस्प हो गया है मुकाबला और यहीं से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। और एक लिटमस टेस्ट जो कहते हैं वो कह सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा में जो स्थिति होगी आने वाले समय में उसकी भी एक तस्वीर यहां पर एक खींची जा सकती, बनाई जा सकती है। लेकिन पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। ममता बनर्जी का पहुंचना और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलना और ऐलानिया तौर पर उनका कहना कि लोकसभा चुनाव से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती हूं और मिलना चाहती हूं, इसीलिए मुंबई में मेरी इन लोगों से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से और अखिलेश यादव से मुलाकात है।
ये ममता बनर्जी ऐलानिया तौर पे कहती हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं। और दूसरा, उसके ठीक अगले दिन राहुल गांधी जो पहुंच रहे हैं, पंढरपुर की यात्रा कर रहे हैं, वारी यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर अभी अपनी बात रख ही रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये कि जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया अलायंस बिखरा हुआ है, उसमें कोई एकजुटता नहीं है, वो सीधा संदेश है ममता बनर्जी का खास करके कि इंडिया अलायंस था, है और रहेगा। जिस इंडिया अलायंस ने बीजेपी की चूल्हे हिला दी, जिसने महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में जहां बीजेपी को नाकों चने चबवा दिए, वो इंडिया अलायंस अभी भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और देश के लोगों के एस्पिरेशन के साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सबकी नजरें इस बात पर हैं कि बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होगा से मतलब है कि इधर नीतीश कुमार के जो हालात हैं, बिहार में लगातार राजनीति में उठापटक चल रही है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश हुई है, कुछ 1000 करोड़ रुपया शायद मिला है, उनको तय हुआ है, नहीं, लेकिन मिला नहीं। अभी क्लियर कर देता हूं, 60,000 करोड़ रुपए का वो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट उस समय का है, 2014 का है, जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय बताया गया था कि ये प्रोजेक्ट वहां हम लगाएंगे, 60,000 करोड़ रुपए का है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर भी जो उनकी लिस्ट लंबी है ना, उसमें ये प्रोजेक्ट भी है। तो यहां केंद्र सरकार ने अभी आदेश जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी करके वो प्रोजेक्ट कहां लगाया जाए, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या होना चाहिए, पूरा रिसर्च वर्क जो है वो करने के लिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, या चिट्ठी कहें तो वो दिया गया है। और उस चिट्ठी के बाद वहां से जो कुछ आएगा, इसके बाद 60,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये बाद की बात है। तो अभी बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यह काम भी पिछली सरकार का है, इस सरकार का नहीं है। नहीं, आपने ठीक कहा। और मोदी जी के बारे में तो ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने तो इस देश के लोगों से वादा किया था कि 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और आलम क्या है भ्रष्टाचार का, आप देख लीजिए बिहार में कितने पुल गिरे, और इधर मोदी जी के कैबिनेट से लेकर के दूसरी जगहों तक जिनको जेल में चक्की पीसना था, वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, काले धन का मामला हो, ये पूरा देश नरेंद्र मोदी को कम से कम जानता है। और इसलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है मोदी जी के लिए, मैं इस देश के लोगों की तरफ से पहुंचाना चाहता हूं कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता। जी, मोदी जी को मैं पहले भी कहता रहा हूं कि वो एक ढपोर शंख वाली कहानी है ना, कि मैं सिर्फ ऐलान करता हूं, मैं देता नहीं हूं। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन चंद्रबाबू नायडू उसके नीचे कुछ कंप्रोमाइज करेंगे नहीं। चंद्रबाबू नायडू की जो पूरी राजनीति है, एक विकासात्मक राजनीति है, उनका एक ड्रीम है अमरावती को लेकर के, पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर के, और वहां की एक सिटी वो खड़ी करना चाहते हैं, मेट्रो चलाना चाहते हैं। ये सारे उनके प्रोजेक्ट हैं और वो जब साथ में है, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके जो 16 सांसद हैं वो अगर चले भी जाएं तो उससे क्या होगा, लेकिन जब दीवार में सीलन आती है और भरभराना शुरू होता है तो बहुत जल्दी फिर ढहती भी है। इस बात को नरेंद्र मोदी भी बखूबी जानते हैं। तो एक तरफ तो एनडीए की अपनी राजनीति है, जहां अभी कश्मकश चलेगा, जहां पे एटीएम खुलेगा, किन्हीं साहब इतना दे रहा है, और दबाव नीतीश कुमार का भी है। वो चुनाव कराना चाहते हैं इसी अक्टूबर में, इन 3 राज्यों के चुनाव के साथ बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इस देश में, सत्ता से ज्यादा विपक्ष की तरफ लोग देख रहे हैं। ये संभवतः आजादी के 2 दशक 3 दशक के बाद की ये पहली ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है जिसमें लोग विपक्ष को बखूबी, बड़ी संजीदगी के साथ, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष में चंद ही लोग हुआ करते थे, लेकिन नेहरू की कैबिनेट रही हो या प्रदेशों की कैबिनेट रही हो,
लगातार चाहे लेफ्ट के लोग रहे हों या सोशलिस्ट धड़े के लोग रहे हों, जब वो बोलते थे तो पूरा देश भी सुनता था और नेहरू जैसे लोग भी बैठ करके सुनते थे। हालांकि यहां वो स्थिति नहीं है कि मोदी जी बैठ करके सुनेंगे। मोदी जी तो कभी भी खड़े होकर के ये कह सकते हैं कि बहुत गंभीर बात है, और उस गंभीरता का आलम ये होता है कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत थ्रेट पैदा हो जाता है। तो आज की वो राजनीति है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये राजनीति संसद के भीतर से ज्यादा बाहर हो रही है, सड़क पर हो रही है, और लोगों को इस पर यकीन ज्यादा है। राहुल गांधी को लेकर के जो लोकप्रियता है, राहुल गांधी अब कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर निगाहें कितनी, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी जिन्हें उस हजारों करोड़ रुपए लगा करके उन्हें बिल्कुल एक तरह से कहें कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन साबित कर दिया गया था, आगंभीर बना दिया गया था, लेकिन वही राहुल गांधी आज देश के लोगों के सबसे ज्यादा आकांक्षाओं के केंद्र में है। तो वो अगर कल पहुंच रहे हैं, परसों पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र, तो पूरे देश की निगाहें लगी होंगी। और अभी राहुल गांधी ने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे थे, उन्हीं राम ने आईना दिखा दिया। और नरेंद्र मोदी तो वो है कि एक हार में ही उन्होंने अपना भगवान तक बदल लिया। वो जय श्री राम कहने वाले लोग अब जय जगन्नाथ पर आ गए। तो राहुल गांधी अब उस मुहाने पर लग गए हैं, जिसको कहते हैं ना घर में घुसकर के बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है प्रोफेसर रविकांत जी, हस्तक्षेप कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और ये हमारे तमाम दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि भगवान भी अभी तक राम के सहारे आपको वोट मिलता था, और राम के सहारे आप उत्तर प्रदेश में 2 बार सत्ता में आ चुके हैं अभी कंटिन्यूएशन में, और उसके बाद उम्मीद यही थी कि 2014 में भी आपको ठीक ठाक 72 सीटें मिली, 2019 में आपको 62 सीटें प्लस 2 सीटें आपके सहयोगियों को 64 सीटें आई। इस बार भी उम्मीद थी, और तमाम जो मीडिया के आपके जो लोग थे वो कहते थे कि 70 पार होगा। नहीं हुआ तो भगवान का नाम बदल लिए, जगन्नाथ जी बेड़ा पार कर लिए वहां पे उड़ीसा में। तो ये जो आप कह रहे हैं, भले आप कमेंट के जरिए, लेकिन ये एक ऐसा ध्यान आकर्षण के लिए जरूरी आपने सेंटेंस कहा है कि आप जरूरत के हिसाब से अपने भगवान को बदल लेते हैं, और राहुल गांधी इसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो इशारा किया है प्रोफेसर रविकांत जी, इसी तरफ तो इशारा किया अपने भाषण में। तो जरूरत पड़ी तो राम का सहारा, जरूरत पड़ी तो जगन्नाथ का सहारा, जरूरत पड़ी तो कल को हर हर महादेव का सहारा। याद कीजिए पहुंचे वहां वाराणसी में, तो ये और वहां भी महादेव को किनारे करके घर घर मोदी करने लगे। ये जो है, ये कहीं ना कहीं उन वोटरों को भी, उन मतदाताओं को सोचना होगा जो बीजेपी को खासकर वोट देते आए हैं। ये उनके लिए गंभीर चिंतन का विषय है कि क्या आप भी अपने भगवान को बदलते रहते हैं। चलिए खैर, अपनी बात रखिए थोड़े से, ये मेरा एक ध्यान आया था तो मैं जोड़ दिया बस। नहीं, बहुत बहुत जरूरी था। जब हम किसी बात पर दोबारा टिप्पणी करते तो और ज्यादा लोगों के ध्यान में आती है ये बात। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में जिस बात को कहा था कि आस्था धर्म के मामले में बहुत अच्छी है, वो कई बार मोक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन राजनीति में जो धर्म है, जो भक्ति है, वो तानाशाही को पैदा करती है। लोगों के आंखों पर जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ था, उसे राहुल गांधी ने निकाल दिया है कि आप जब वोट करते हैं तो आप सत्ता जब बनाते हैं तो अपने हित भी देखते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है। देश का मतलब देश के लोग होते हैं, लेकिन इन 10 साल में जिस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक करके नफरत, घृणा और हिंसा परक राजनीति की गई, राहुल गांधी उसी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। बतौर विपक्ष के नेता पहला बड़ा जोरदार भाषण जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति को एक्सपोज कर दिया कि आप धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म के आप मर्म को नहीं समझते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप हिंसा करें, नफरत करें किसी भी मनुष्य से। हर धर्म अहिंसा की बात करता है, मनुष्यता की बात करता है, करुणा की बात करता है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था उसका सीधा प्रमाण दूसरे दिन ही दिख गया, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, उनके कार्यालयों पर हमले करने लगे।
राहुल गांधी के पुतले जलाए जाने लगे। ये ठीक है, राजनीतिक विरोध करना अच्छी बात है और पुतले भी जलाने की परंपरा रही है, लेकिन जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ, जो इंटेलिजेंस ने कहा, उससे ये दिखाता है कि वो जो नहीं, इंटेलिजेंस मंडली तो है। छोड़िए, बीजेपी का एक विधायक सांसद ये कहता है कि उनको लोकसभा के कमरे में बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो साफ साफ हिंसा वाली बात है। इंटेलिजेंस तो किनारे रखिए, आप कह रहे हैं कि दरवाजा बंद करके कमरे में मारना चाहिए, पीटना चाहिए, थप्पड़ मारना चाहिए। यह कहां तक जायज है? और क्या यह हिंसा को उकसाने वाला बयान नहीं है? यह हिंसा जो राहुल गांधी कह रहे थे कि और कुछ एक वर्ग विशेष के लिए, बीजेपी आरएसएस के लिए कह रहे थे, नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे, तो क्या ये उस तरफ जो राहुल गांधी कह रहे थे उसको सर्टिफिकेट देते हुए नहीं दिखाई देते बीजेपी के ये सांसद महोदय? नहीं, बिल्कुल राजीव जी, और ये वही लोग हैं जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आप महात्मा गांधी को चुनते हैं कि आप गॉडसे को चुनते हैं। ये गॉडसेवादी लोग हैं जिनका हिंसा में विश्वास है, जो राजनीति को लोगों के लिए नहीं करना चाहते हैं, जो सत्ता के लिए करना चाहते हैं। और इसलिए इनको राहुल गांधी से लगता है कि राहुल गांधी आज देश की उम्मीदों का केंद्र बन गए हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। ये बौखलाहट वो है, और ये बहुत बदतमीज किस्म के लोग हैं, बेहया किस्म के लोग हैं। इन्हें न तो संसदीय परंपराओं का कोई ख्याल है, न ये राजनीतिक शुचिता को समझते हैं। इनके ध्यान में केवल ये होता है कि अगर राहुल गांधी सच कह रहे हैं तो उस सच को दबा दिया जाए। ये पूरी थ्योरी है जिसको कहा आप उसका विरोध कीजिए, उसको इस तरह से हिंसा से खत्म करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ करोड़ों लोग खड़े हों उसका कोई कुछ नहीं मिटा सकता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी आज और मजबूत हो रहे हैं। राहुल गांधी देश के लोगों के लिए और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति को आईना दिखा रहा है। और आगे चल करके आप देखिएगा कि ये जो सत्ता है जब बिखरेगी तब बिखरेगी ही, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी विश्वसनीयता, पूरी उनकी विचारधारा और पूरी राजनीति की कलाई खुल करके सामने आ जाएगी लोगों के, और लोग वही सड़क पर, ये हो चुका है ना, नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर एक चप्पल फेंकी गई। ये 10 साल में आप सोच सकते थे क्या? कोई कभी ऐसे विरोध कर सकता था क्या? तो ये भी अब होने लगा है, जिसको छिपाया गया, जिसको सामने नहीं लाने दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं वो तय करते हैं कि सत्ता में कौन रहेगा, कौन हमारे हित में फैसला करता है, हमारे हित में नीतियां बनाता है। और राहुल गांधी की तरफ अगर आज लोग देख रहे हैं, वो अगर महाराष्ट्र जाएंगे, और भारत जोड़ो यात्रा ने यह दिखा दिया है कि जब राहुल गांधी चलते हैं तो हजारों लाखों लोग उनके साथ चलने के लिए बेकरार हैं। और वो व्यक्ति जो मणिपुर जाकर के उन महिलाओं के, बहनों के, बच्चों के आंसू पहुंच रहा हो, जिसकी फिक्र किए बिना नरेंद्र मोदी इस समय विदेशों की यात्रा पर है जी, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, और वो व्यक्ति दूसरी तरफ लोगों का दुख दर्द, उनके आंसू पहुंचने में व्यस्त है। इसको कहते हैं राजनीति। ये है महात्मा गांधी का राजनीतिक संदेश। राजनीति सत्ता हासिल करके और हवाई जहाज में यात्रा करना, लोगों को डराने में नहीं है, बल्कि लोगों को उनको संवेदनशीलता के साथ उनके हितों के बारे में सोचना और उनके दुख दर्द में शामिल होने को राजनीति कहते हैं। बिल्कुल, चूंकि अभी मणिपुर का आप जिक्र किए, मैं आऊंगा धनंजय जी के पास, लेकिन मणिपुर का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, अभी अभी राहुल गांधी तीसरी बार गए थे मणिपुर, और उससे पहले जब लोको पायलट से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो कल ही आप लोगों ने इसी कार्यक्रम में सुना था, बताया था हमने कि कैसे देश के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बयान देकर अपनी बात सफाई दी है। आज सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं एन वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आज हम करीब 4 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। हम मुख्य रूप से राहत शिविरों में रहने वालों का पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज हम राज्य भर में 6 लाख
6,000 परिवारों को 25,000 रुपए और लगभग 60,000 व्यक्तियों को 1,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने बयान दिया है, आधिकारिक तौर पर बयान दे करके बताया है कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, जो कर रहे हैं आप ये बताने के लिए मीडिया के सामने आए हैं और देश दुनिया तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आगे आप अगर इस्तीफा दे देते और वहां सुचारू ढंग से कोई और सरकार चलाता तो और बेहतर होता, क्योंकि आपकी सरकार, एक नागरिक होने के नाते मैं ये बात जरूर कह सकता हूं, क्योंकि आपकी सरकार में वहां मणिपुर जो है वो 2 समुदायों में बंट चुका है और बहुत ही आपराधिक गतिविधियां होती रही हैं पिछले लगभग 1.25 साल से। खैर, बढ़े आगे और हम केंद्रित कर रहे हैं महाराष्ट्र पे। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है, और आप बहुत कम समय में हमारे साथ जुड़ गए एक छोटे से नोटिस पे, तो आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात धनंजय जी, कि राहुल गांधी से पहले ममता बनर्जी और इन 3 नेताओं से मुलाकात के क्या मायने हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल, एमएलसी में क्या गुल खिलने जा रहा है, और इसके साथ साथ एमएलसी चुनाव में इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स चल रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, वो कहां तक पहुंची है धनंजय जी? धनंजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धनंजय जी, जरा अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आई है? हाँ, अब आ रही बिल्कुल। तो 2 साल पहले याद कीजिए, ऐसे ही विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे। तब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, और विधान परिषद के चुनाव में ही क्रॉस वोटिंग हुई थी। और क्रॉस वोटिंग के बाद ये जो शिंदे साहब हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ महाराष्ट्र की सीमा क्रॉस कर गए थे, चले गए थे सूरत, फिर वहां से क्रॉस किया और चले गए आसाम, फिर लौट करके आए थे गोवा और फिर मुंबई, और सरकार बदल गई थी, सरकार गिर गई थी उद्धव ठाकरे जी की। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या ये सरकार भी गिरने वाली है विधान परिषद चुनाव के बाद, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो होनी है। अब आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि कितनी सीटें हैं और कितने वोट हैं, तो कुल जो है 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, ये तो पता है सबको। लेकिन विधायक भी 274 ही हैं, 14 विधायक कम हैं, और इसलिए 11 सीटों पर चुनाव है। तो 23 मत बताए जा रहे हैं कि 23 वोट जिस विधायक को मिलेगा वो जीत जाएगा, जिस प्रत्याशी को 23 वोट मिलेंगे वो जीतेगा। तो भाजपा ने अपने 5 प्रत्याशी खड़े किए। पंकजा मुंडे हैं, योगेश तिलकर हैं, प्रणय फुके हैं, अमित गोरखे हैं और सदाभाऊ खोट हैं। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट ने 2 प्रत्याशी खड़े किए हैं, एक है कृपाल तुमाने, दूसरा है भावना गौली। ये सब सांसद हुआ करते थे दोनों, जिनको टिकट नहीं मिला और अब विधान परिषद भेजा जा रहा है। उसके बाद अजित पवार जी की पार्टी जो ये एनसीपी है, उनके भी 2 उम्मीदवार हैं, शिवाजी राव गर्जे और राजेश वितेकर। तो कुल मिलाकर के 9 उम्मीदवार हैं एनडीए गठबंधन से। अब इनकी सीटें अगर देखिए तो बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनके सीट है, उनके विधायक है 103। तो 23 पचे कितना हुआ जोड़िए तो 115 होता है। तो उनको 12 वोट घट रहा है बीजेपी को। शिवसेना शिंदे गुट को 38 विधायक उनके हैं, उनको 46 चाहिए, उनको भी घट रहे हैं 8। एनसीपी अजित पवार की 40 विधायक हैं, उनको भी घट रहे हैं 6। तो 6, 8 और बीजेपी की सीटें देख लीजिए 12, इतनी सीटें घट रही हैं। अब इन सब की निगाह जो है कहाँ है ये मैं बता दूं आपको, कि इसमें से एक तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है और जो प्रज्ञा सातव है वो है, लेकिन कांग्रेस के पास सीटें कितनी है आप देखिए तो कांग्रेस के पास जो है 37 सीटें हैं, यानी 14 वोट उसके पास ज्यादा है, 14 वोट कांग्रेस के पास ज्यादा है। फिर जो है एनसीपी शरद पवार जी के पास 12 सीट है, 12 वोट है, और उन्होंने सपोर्ट किया है पीडब्ल्यूडी के जो नेता है जयंत चौधरी, उनको सपोर्ट किया है। तो अगर 12 और 17 जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो मतलब वो सीट भी निकल जाती है, कांग्रेस की सीट और जो एनसीपी शरद पवार जी ने जिनको सपोर्ट किया है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, वो निकल जाते हैं। अब तीसरी सीट जो शिवसेना ने खड़ी की है, जिसमें शिवसेना जो खड़ी की है वो ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं है, उद्धव ठाकरे के निजी सहायक हुआ करते हैं भी, मिलिंद नार्वेकर जी। हाँ, तो मिलिंद नार्वेकर को जब खड़ा किया है तो जाहिर है उनकी सेटिंग सारी तय है, सारी चीजें हो चुकी है। अब इसमें से कोई एक सीट जो है
उनकी जाएगी बीजेपी की और जो एनडीए गठबंधन के है, इसी पे कयास है, इसी की सारी तैयारी है। और इसकी दो वजह बताई जा रही है। एक तो देख लीजिए कि जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परिणाम बहुत भयावह थे। कहाँ 23 सीटें थी 2019 में, और 2024 में घट करके वो हो जाती है 9 सीटें हो जाती है। तो कितना भयावह है बीजेपी के साथ रहना, यानी नरेंद्र मोदी नहीं चले और महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस है या शिंदे जी की सरकार है वो भी नहीं चले, ये साबित होता है। अब शिंदे जी की पार्टी जो है कितनी बड़ी पार्टी है, आप देख लीजिए, उनको मिली 7 सीटें लोकसभा में और उद्धव ठाकरे जी को मिली 9 सीटें। तो एक साबित हुआ कि भाई शिवसेना तो असल जो उद्धव ठाकरे के साथ है, बीजेपी के साथ आने के बाद भी आपको वो फायदा नहीं मिला। तो अब ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ तीसरी एक और बात बताऊं कि अजित पवार जी की जो पार्टी है उनके पास भले 40 विधायक थे, लेकिन लोकसभा की एक ही सीट जीत पाए। वो 4 जगह खड़ा किया था उम्मीदवार उन्होंने, और शरद पवार जी ने 10 जगह खड़ा किया था अपना उम्मीदवार, 8 सीटें आई, 80% सफलता। उनसे ज्यादा सफलता महाराष्ट्र में किसी पार्टी को नहीं मिली। शरद पवार को बोला था अजित पवार जी ने कि जाइए, बूढ़े हो गए, घर बैठिए, लेकिन वो बाहर निकले पार्टी टूटने के बाद और सबको घर बिठा दिया। अजित पवार की स्थिति अभी किस तरीके की है आप समझ सकते हैं। तो अजित पवार जी की खास करके पार्टी के जो विधायक हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि शरद पवार जी के कहने पे किधर भी वोट दे सकते हैं। शिंदे जी की पार्टी में वो ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन हो सकता है कुछ विधायक उनके भी आए, क्योंकि कई सारे विधायकों को टिकट नहीं मिलने की बात की जा रही है। उनको जो मिलना था हिस्सा वो भी उनको नहीं मिला। तो ये शरद पवार जी की जो पार्टी है, खास करके अजित पवार जी की जो पार्टी है, उनके विधायक की बात की जा रही है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कल ही चुनाव होना है, कल ये पता लग जाएगा। इसलिए होटल पॉलिटिक्स भी चल रहा है कि सब अपने अपने विधायकों को होटल में ठहरा रहे हैं। उनको अब क्या क्या अभी चलेगा, सत्ता में जो पार्टी है उसकी बहुत सारी चीजें होती है। बीजेपी के साथ ये भी खास है कि बीजेपी जो है सामने से भी वार करती है, पीछे से भी वार करती है, ईडी सीबीआई तमाम साथ रहता है। तो वो खत्म तो हुआ नहीं होगा, अभी भी चल रहा होगा वो लेन देन सारा। क्या क्या हो रहा होगा मुझे नहीं पता वो। तो कुल मिलाकर के समझिए कि क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। हालांकि इसको आशंका कहा जाना चाहिए था, क्रॉस वोटिंग अच्छी बात नहीं है, गलत है। लेकिन आज नैतिकता तो है नहीं, नैतिकता तो बीजेपी ने रहने नहीं दी। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये किया कि नैतिकता और लोक लाज दोनों को खत्म कर दिया। जो वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि राजनीति लोक लाज से चलती है, या कहा करते थे जो लोहिया जी हुआ करते थे। तो लोक लाज और नैतिकता हमारे देश की, हमारे सभ्यता की, हमारी जो संस्कृति है उसकी मूल जमीन रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। इसलिए उसकी चर्चा न करें और संभावना की जगह, आशंका की जगह संभावना ही बोले। तो ये स्थिति है राजीव भाई की। कल पता चलेगा कहाँ क्रॉस हुआ और क्या सरकार को वाकई खतरा है। हालांकि मैं पर्सनली मानता हूं कि सरकार को अभी खतरा नहीं है, सरकार अभी गिरने वाली नहीं है, लेकिन क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्रॉस वोटिंग से अगर इनकार नहीं कर सकते। और एक सीट जो है और मिलिंद नार्वेकर की जो सीट है वो किसी भी हाल में चाहेंगे उद्धव ठाकरे की वो जीतें, और पूरा का पूरा जो मामला है यहीं पर इधर उधर जाता हुआ दिखाई देता है। और सबको कुछ कुछ सीटों की आखिरी सीट के लिए आखिरी जो सीट जिस पर जीत हासिल करना चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे इधर उद्धव ठाकरे हो, इन तमाम दलों को उसी एक आखिरी सीट के लिए कुछ वोटों की जरूरत है। और क्या ये सारी सेटिंग उद्धव ठाकरे ने कर ली है? और कल अगर उद्धव ठाकरे की जीत हो जाती है, यानी कि वो अपने कैंडिडेट को जिता लेते हैं, तो यहां से राजनीति किधर जाएगी, जरा इसको भी समझा जाए। और परसों पहुंचेंगे राहुल गांधी, उसके बाद की राजनीति क्या होगी उस पर चर्चा तो लगातार करेंगे। उससे पहले ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि अगर यहां उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट को जिता ले जाते हैं, तब यहां पर क्या कुछ आपको महायुति सरकार में दिखाई देगा? राजीव जी, वहां के प्रेस में, महाराष्ट्र के प्रेस में इस समय जो वहां चल रहा है उसको लेके मिलिंद नार्वेकर के लिए एक नया नाम आया है। उनको फ्राइडे मैन कहा जा रहा है। शायद शुक्रवार के दिन वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हीरो बन के निकल सकता है। तो उसके पीछे बहुत ही कारण है। नंबर 1 कि उद्धव ठाकरे की खास तो है ही, लेकिन मिलिंद नार्वेकर के बहुत अच्छे संपर्क और संबंध जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में भी कहे जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सोच समझ के उनको उतारा गया है। और इस प्रकार से जो वहां पर की राजनीति के केंद्र में जो है मिलिंद नार्वेकर आ गए हैं,
आप ये समझ लीजिए कि अगर मिलिंद नार्वेकर जीत जाते हैं तो यहाँ पर से जो है पूरी की पूरी जो एनडीए की सरकार है उसकी गिरावट शुरू हो जाएगी, ये कहा जा सकता है। और सबसे वल्नरेबल, सबसे कोई अगर निशाने पर है तो ये माना जा रहा है कि अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी का, वहीं पर सबसे ज्यादा टूट फूट की संभावना देखी जा रही है। इसलिए देखिए, अगर एनडीए के बीच बहुत अच्छा, उनका सब कुछ बहुत अच्छा रहता एक दूसरे के साथ तालमेल, तो या शायद वो सबके सब अपने विधायकों को एक ही होटल में रुकाते। लेकिन होटल भी अलग अलग तय किए गए हैं, आपस में किसी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। ये तो माना जा रहा है कि किसी भी दल में टूट फूट हो सकती है। और लेकिन सबसे ज्यादा जिसको लेके आशंका जताई जा रही है वो एनसीपी अजीत पवार गुट के ही बारे में कहा जा रहा है कि टूटेंगे तो वहीं टूटेंगे। और मिलिंद नार्वेकर अगर जीतते हैं तो आप ये समझिए कि एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। उसके बहुत सारे हम वोट के मामले में उसकी हम समीक्षा कर चुके हैं, एनालाइज आप लोग सब हमारे साथी भी कर चुके हैं। उसके बारे में जाने की बजाय केवल दो चीजों पे निगाह रखनी है कि कल मिलिंद नार्वेकर का क्या होता है। अगर हो सकता है न भी अगर जीतते हैं तो ये देखना होगा कि उनको निर्धारित जो है 15 से ज्यादा कितने उनको जो वोट मिलते हैं वो देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ से जो है राजनीति पूरी की पूरी पलटेगी। देखिए, महाराष्ट्र में इस समय बहुत सारे विषय जो है वो आके केंद्रित हो गए हैं। ये राजनीति तो है ही, स्थानीय राजनीति जिसको हम कहेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो बात हो रही है, बहुत दिलचस्प हो गया ये सारा का सारा मुकाबला। और इसका महत्व जो है वो महाराष्ट्र तक सीमित ना होकर पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जा रहा है। दूसरा जो है ममता बनर्जी का वहां पर आना, इसको भी मैं बहुत महत्व देता हूँ। कारण ये है कि देखिए, अंबानी की शादी में जब वो जाएंगी तब जाएंगी, लेकिन उसके पहले वो ये बताने जा रही हैं कि इंडिया की ओर से तो हम मुकेश अंबानी और अदानी पर हमला करते रहेंगे, मैं भी जा भी रही हूँ, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करना और शरद पवार के साथ कल मुलाकात करना, ममता बनर्जी दोहरा संदेश दे रही हैं। वो बता रही कि इंडिया के साथ मैं बहुत मजबूती के साथ खड़ी हूँ। वरना होता ये कि अगर वो आती सीधे अंबानी की शादी को अटेंड करती और वो चली जाती, ठीक है, मुख्यमंत्री रहने के नाते उनके लिए भी जरूरी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ उनके मतलब उद्योगपतियों के साथ उनके मेल मुलाकात होते रहे, बहुत सारी औपचारिकताएं रहती है, बहुत सारे शिष्टाचार रहते हैं जो राजनीतिज्ञों को और शासन के प्रमुख को निभाने पड़ते हैं। तो वैसा ना करके ये मैसेज भी वो दे रही है अंबानी परिवार को और अदानी भी परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से और पूरे के पूरे उद्योग जगत को कि मैं अभी भी इंडिया के साथ हूं और इंडिया जो है वो बिजनेस का, कारोबार का, उद्योगों का जो एकत्रीकरण है, कुछ हाथों में देने के जो खिलाफ है, मैं उसके साथ भी खड़ी हूं। तीसरी बात जो है राहुल गांधी का वारकरी संप्रदाय के जो, देखिए वारकरी जो आंदोलन है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम के सिद्धांतों पे चलने वाला और ये विट्ठल को मानने वाला एक संप्रदाय है। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं। शायद भारत में एक ऐसा अकेली यात्रा रहती है जो पंढरपुर की यात्रा होती है कि इनका पूरा का पूरा 15 के 15 दिनों का कार्यक्रम बिल्कुल तय होता है। ये भी इस पर तय होता है कि कौन सा इसका गुट है किस गांव में ठहरेगा और उस गांव में पहुंचने पर कौन इनका स्वागत करेगा, खाना पीना कैसे होगा। और वारकरी संप्रदाय के जितने लोग, लगभग 5 से 6 लाख लोग यात्रा करते हैं, लेकिन निकलने के पहले उस गांव की पूरी साफ सफाई करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं देते और सबको हाथ जोड़ के वहां से निकलते हैं। वारकरी संप्रदाय का जो है महाराष्ट्र के साहित्य और महाराष्ट्र के संगीत पर भी बहुत जबरदस्त प्रभाव है। एक पूरी की पूरी शाखा है संगीत की जिसको अभंग कहा जाता है। तो ये उनके भजनों पर आधारित भजनों को गाते हैं और बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। अब आप देखिए, सावन में भी एक यात्रा निकलती है राजीव जी। उस यात्रा जो है बेहद अनुशासन बिल्कुल उसमें नहीं रहता, कुछ श्रृंखल रहती है। रास्ते में वो क्या क्या नहीं करते जाते ये हम सब जानते हैं। एक तरफ वो जो सावन में निकलने वाली जो यात्रा है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, उसमें शामिल होने वाले लोग जो हैं वो दूसरे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको प्रश्रय देती है, उसके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। मेरा जो इशारा है वो कांवड़ यात्रा की ओर है। वो कांवड़ यात्रा उसके ठीक बिल्कुल विपरीत पूरी की पूरी जो है अनुशासित यात्रा वारकरियों की निकलती है। वारकरी संप्रदाय राजनीति से दूर है, लेकिन शरद पवार की उससे बहुत अच्छी वहां पर उनके साथ पहुंच है, उनके साथ संपर्क है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना बड़ा मंच जो है
वो शरद पवार बुलाकर राहुल गांधी को दे रहे हैं। मतलब शरद पवार जैसा 82-85 वर्ष का एक सीजन पॉलिटिशियन वो आज भी मानता है कि इतने बड़े मंच को संभालने का कि वाकई कोई योग्य है, यह मंच किसे देना चाहिए, तो वो राहुल गांधी को देना चाहिए। मतलब राहुल गांधी जो है अभी भी हैं, वो सबके पूरे के पूरे इंडिया ग्रुप के जितने सहयोगी दल हैं उन सारे सहयोगी दलों के एक छत्र नेता अभी भी वही हैं। शरद पवार जैसा व्यक्ति बुलाता है और वारकरी संप्रदाय की जो जिसे वो डिंडी कहते हैं, यात्रा करते हैं, वारी करना मतलब यात्रा करना, जो यात्रा में जाता है उनको वारकरी कहते हैं। तो वारी यात्रा जो 5-6 लाख लोगों की जो यात्रा है उसके लिए भी उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया, कि इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 12 और 13 ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और उधर मिलिंद नार्वेकर और एनसीपी ये महत्वपूर्ण है, और इस समय सबसे महत्वपूर्ण है वो महाराष्ट्र है, जहां पर इस समय पूरा का पूरा राजनीतिक जो मंच सजा हुआ है। कल और परसों जो कुछ होगा, इससे आने वाले समय में जो है हमारी राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति के दशा और दिशा की बात कर रहे हैं। एक बार जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं महाराष्ट्र से, और खासकर कल के चुनाव के बाद से। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात यहां पर धनंजय जी कह रहे थे कि 2 साल पहले, और उस समय भी एमएलसी का ही इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद देखिए कैसे सरकार गिरा दी गई और वहां पर सरकार पर काबिज हो गए, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, काबिज हो गए एकनाथ शिंदे, और फिर बीजेपी महायुति की सरकार बन गई। लेकिन क्या इस बार की परिस्थितियां बदलती हुई नजर आती हैं, और यहां से क्या केंद्र की परिस्थितियों में भी बदलाव दिखाई देता है? प्रशांत टंडन जी। जी राजीव जी, पहले तो करेक्शन की मैंने टीचर्स कंस्टिट्यूंसी का एनसीपी पवार के बता दिए थे। वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने दोनों सीटें मुंबई टीचर्स कंस्टिट्यूंसी की जीती हैं जी। तो और उससे उनको मालूम पड़ता है कि शिवसेना शिंदे जो है वो अभी शिवसेना काडर में और शिवसेना का जो सपोर्ट ग्रुप है उसमें वो अभी सेंध नहीं मार पाए। इसमें राजीव जी सबसे मुश्किल में इस वक्त जो पार्टी दिखाई देगी इस एमएलसी इलेक्शन में, वो होगी अजीत पवार की एनसीपी। और अजीत पवार की एनसीपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी इस विधानसभा चुनाव में भी। अभी धनंजय जी ने बताया कि 5 में से 1 ही जीत पाए वो, और उनकी पत्नी बिहार के, जिनको राज्यसभा में बाद में लाया गया। तो शिवसेना एनसीपी अजीत पवार के ऊपर मुश्किल है, और वो कितना रिटेन कर पाते हैं। लगता ये है, जो खबरें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में, और ये 20 तारीख से पहले ही हो सकता है, इसी 20 जुलाई से पहले, और इस एमएलसी चुनाव के बाद बड़ी संख्या में एनसीपी अजीत पवार के लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जितने उनके जो फार्म हाउस वाले, जो रिसोर्ट वाले एमएलए हैं, वो शरद पवार के बगैर जीत नहीं सकते चुनाव, उनको ये मालूम है। और यही गलती विधानसभा का चुनाव जब असेंबली इलेक्शन अक्टूबर में आएगा, सितंबर अक्टूबर में, वो शरद पवार से बगावत करके चुनाव जीत नहीं सकते। वो सब अधिकांश उसमें हार जाएंगे, किसी की अपनी हैसियत नहीं होगी वहां पे। तो वो पहले भी पवार की वजह से जीत कर आए थे। वो तो गुवाहाटी के रिसोर्ट में उनको इधर से उधर कर दिया गया था। तो ये एक तो बड़ा वो होगा कि सबसे बड़ा जो बिजली गिरेगी वो एनसीपी अजीत पवार पे गिरेगी। दूसरा कि शिंदे साहब के बारे में मुंबई में ये कहा जाता है कि जो अनौपचारिक रूप से जो बातें होती हैं कि पैसा बहुत खर्च करते हैं। चुनाव उन्होंने लोकसभा के चुनाव में पैसे बहुत खर्च किए, तो जो उनको सीटें मिली वो पैसे की बदौलत मिल गई, और उनके पास पैसे का धन बल का इस्तेमाल उन्होंने काफी किया। अब देखना ये कि वो धन बल विधानसभा के चुनाव में कितना काम आता है। पवार और उद्धव ठाकरे अभी भी बड़े नेता हैं वहाँ पे,
राहुल गांधी की मौजूदगी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जो कि मुंबई में ही खत्म हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, उसके बाद एक नए तरीके का जो है मुंबई में ट्रेंड दिखाई दे रहा है, शिफ्ट दिखाई दे रहा है, और उसमें नेशनल लेवल पे इसका बहुत रिफ्लेक्शन होने जा रहा है। और दूसरा, राजीव जी, मुंबई से थोड़ा अगर दूर चले तो तेलंगाना में भी काफी कुछ हो रहा है। वहां भी एक वॉशिंग मशीन लग सकती है। जो के कविता है, हो सकता है कि ईडी उनकी जमानत का विरोध करना बंद कर दे अब, क्योंकि उनकी भी बातचीत हो रही है। केटीआर दिल्ली आए हुए थे और उनकी बातचीत चल रही है। बीजेपी में मर्ज भी हो सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र के चुनाव का सीधा असर मोदी सरकार की लाइफ पर पड़ेगा कि कितना इनकी जीवन है, 5 साल है कि 5 साल से पहले है। और ये मुंबई के चुनाव से, महाराष्ट्र के चुनाव से ये तय हो जाएगा। राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के चुनाव से ये तय हो जाएगा कि मोदी सरकार 5 साल चलेगी या 5 साल से पहले गिर जाएगी। और उधर केटीआर और केसीआर के बीच जो चल रहा है उसमें क्या अब उनकी बेटी के कविता बाहर निकल आएंगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केसेस, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में जब से 8 तारीख के बाद से कई सारे केसेस लग गए हैं और उस पर सुनवाइयां हो रही हैं। केसेस तो पहले से लगे हुए हैं, उस पर सुनवाइयां हो रही हैं, चाहे नीट का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो। ऐसे बहुत सारे मामले भी चल रहे हैं और उन पर भी अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत कुछ कोर्ट से भी है, कोर्ट पर निगाहें रखिए, और उसके अलावा सड़क पे भी है, और बहुत कुछ आने वाले समय में संसद से भी आप तक हम पहुंचाएंगे। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास फिर से। अब जरा ये बताइए कि आपके नजरिए से भी राहुल गांधी का परसों पहुंचना महाराष्ट्र कितना मायने रखता है आने वाले चुनाव के लिए? इसे कई रूप में देख सकते हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी जनता से संपर्क करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। दूसरी बात है कि इंडिया अलायंस के लोगों के निमंत्रण पर जा रहे हैं, शरद पवार के निमंत्रण पर है। तीसरी बात यह कि राहुल गांधी अगर पंढरपुर की यात्रा में शामिल हैं तो आप तय मानिए कि उनकी यात्रा में बहुत से इंडिया अलायंस के नेता आकर मिलेंगे, शामिल होंगे, और वहां राजनीतिक चर्चाएं भी होगी ही। ये कहना कि राजनीतिक चर्चाएं नहीं होगी ठीक नहीं है। और राहुल गांधी ऐसे दौर पे जा रहे हैं जब महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या कम होने का नाम नहीं ले रही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे एक ही जिले में, अमरावती क्षेत्र में ही, उसके एक संभाग में ही कोई 570 किसानों ने आत्महत्याएं की, लेकिन केवल 23 किसानों को, 5% किसानों को ही सरकारी मुआवजा मिला है, बाकी सबकी फाइलें लंबित पड़ी। तो ये सारी बातें राहुल गांधी इन सब मुद्दों को वहां जाकर उठा सकते हैं, बदलाव की बात लोगों से कर सकते हैं। महाराष्ट्र से लगा हुआ ही सीमा है, सीमावर्ती इलाका है मध्य प्रदेश का, बुरहानपुर, खंडवा। उस इलाके में करीब 10,000 एकड़ जमीन में किसानों ने, जो आदिवासी किसानों ने फसलें बोई थी, उसे मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्रैक्टर और बुलडोजर चला के नष्ट कर दिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के वन विभाग को बधाई दी कि उसने इतनी सारी जमीन पर खेती नष्ट कर दी और वहां वापस पेड़ लगाए जाएंगे। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र से लगा हुआ जो इलाका है, वहां किसानों की क्या दशा है, वहां आदिवासियों की क्या दशा है। और हो सकता है कि बुरहानपुर इलाके के लोग, आदिवासी नेता, किसान नेता जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करें पंढरपुर में और ये मुद्दे भी उठाएं। तो राहुल गांधी की यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, राजनीतिक अर्थ भी हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में जो कुछ राज्यों में होने वाले हैं, 3 या 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, शायद 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, तो उस पर भी असर डालेंगे। राहुल गांधी की सक्रियता, लगातार मैदान में डटे रहना, लगातार एक एक मुद्दे को उठाना, मुझे लगता है कि अब तो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लोग भी मान गए कि अब राहुल गांधी के साथ टक्कर लेना आसान बात नहीं है।
जितने आक्रामक तरीके से लोगों का जो रिस्पॉन्स उसे देखते हुए। राजीव जी, फिलहाल इतना ही है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, सरकार में है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने वो, और तमाम मैगजीन के कवर पेज पे छाए हुए हैं राहुल गांधी। आप समझ सकते हैं कैसे परिवर्तन है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो तमाम मैगजीन्स के कवर पेज पे नरेंद्र मोदी को रहना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी न रह के राहुल गांधी हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वो चुनौती पेश कर दी है जिस चुनौती की दरकार थी इस देश में, और वो भी नरेंद्र मोदी के सामने। हालांकि आज नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से जब लौट के आए हिंदुस्तान, तो उनके ये थोड़ा देखकर अच्छा नहीं लगा कि उनको लेने जेपी नड्डा तक नहीं पहुंचे थे, मतलब कोई नहीं था वहां पर। और इसकी चर्चा भी खूब सोशल मीडिया पे हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि उनके ही जो सहयोगी हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, जो आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी कहीं से लौट के आए थे और उन्होंने ये तस्वीर देख लीजिए जरा, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, थोड़ा और आगे ऊपर से ये देखिए, ये पूरा थोड़ा और पीछे लेके चलिए, ये देखिए कितने लोग खड़े हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऊपर से उतर रहे हैं इस विमान से। तो ये एक सिर्फ रेड कारपेट है और दोनों तरफ पहले यहाँ पर लोग होते थे, मोदी मोदी के नारे लगाते थे और नरेंद्र मोदी पूछते थे सब कुछ ठीक है ना, हिंदुस्तान का हाल पूछते थे, याद है ना, उन्होंने पूछा था कि कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी लौट के आए हैं तो यहाँ पर उनको लेने कोई नहीं उतरा, कोई नहीं पहुंचा। शायद बाहर कहीं हो कोई तो अलग बात है, लेकिन यहाँ कोई नहीं। ये सिर्फ राहुल गांधी की बात आई थी तो ये जिक्र भी मैं यहाँ कर दिया कि राहुल गांधी के कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं और एक विकल्प के रूप में अपनी यहाँ पर भूमिका वो अदा कर रहे हैं। और उसी हिसाब से ये जो वारी यात्रा है, वारी में जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तब यहां से क्या दिखाई देता है। धनंजय जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास। और परसों से कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएलसी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 12वें कैंडिडेट के साथ, और शाम को जब हम इस कार्यक्रम को करते रहेंगे तब एमएलसी के रिजल्ट आएंगे और उस समय आप बता रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है धनंजय जी कि परसों के लिए कल की शाम जो है वो परसों की तैयारी करने वाली शाम होगी, क्या ऐसा माना जाए राहुल गांधी के पंढरपुर पहुंचने से पहले? जो कल ही शादी है मुकेश अंबानी जी के बेटे की जी, और पूरा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके रोड के सारे बदल दिए गए हैं कि कौन कहाँ से जाएगा। उनके ऑफिसेज, कई सारी कंपनियों के जो ऑफिसेज वहाँ है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है प्राइवेट कंपनियों के, सरकारी कंपनियों के ऑफिसेज बहुत सारे हैं। तो उन बहुत सारे कंपनियों के लोगों को कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, आप मत इधर आइए। उसके बाद तरह तरह के नेता पहुंच रहे हैं, तरह तरह के सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। पूरा फिल्म इंडस्ट्री तो रहेगी ही, फिल्म इंडस्ट्री में किसकी हिम्मत है जो ना जाए, क्योंकि जियो जो है, जियो सिनेमा भी बड़ा चर्चित है, मुकेश अंबानी खुद बड़े चर्चित है, उनकी अपनी कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, चैनल है, तमाम है। लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं, गांधी फैमिली से कोई नहीं पहुंच रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है। और उसके बाद अब जो आपने कहा कि तैयारी की बात, तो सारी तैयारी हो चुकी है। पंढरपुर यात्रा, जैसा कि दीपक भाई ने बतलाया, बहुत महत्वपूर्ण है और विट्ठल का दर्शन और तमाम जो है कृष्ण ही है, विट्ठल कोई और तो है नहीं। तो और यहाँ पे एक जो और बड़ी अच्छी बात कही दीपक भाई ने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो कांवड़ यात्रा जिस तरह से चलता है और जिस तरह से पंढरपुर यात्रा चलता है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। हालांकि मुंबई में जब गणपति का उत्सव होता है और जो या इसका उत्सव होता है क्या बोलते हैं उसको, कृष्णाष्टमी का जो होता है, जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो उसमें बड़ी थोड़े लीचड़ किस्म के भी होते हैं उसमें ये दौड़ने भागने वाले लोग। लेकिन पंढरपुर यात्रा बहुत इज्जत के साथ, बहुत धार्मिकता के साथ होती है और बड़ी मान्यता है, विट्ठल की बड़ी मान्यता है महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है शरद पवार जी ने उनको बुलाया है और बड़ा अच्छा कहा दीपक भाई ने, मुझे ज्यादा बोलने के लिए छोड़ा नहीं उन्होंने, कि पंढरपुर यात्रा एक धार्मिक शुरुआत भी है और जिस तरह से ये कि राहुल गांधी जी जिस तरह से धर्म के पिच पर आकर के बोल रहे हैं कि पहला ही भाषण जो है विपक्ष के नेता के तौर पे दिया, तो जो अक्सर कहा जाता था कि कांग्रेस को धर्म के पिच पर नहीं जाना चाहिए, वो पिच पे तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो बीजेपी है,
नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनका भाषण जिस तरह से हुआ राहुल गांधी का, और जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर के आम सांसद तक ने टोका टोकी की, और आज तक वो हंगामा थमा नहीं है। और पंढरपुर उसको और बढ़ाएगा, क्योंकि पंढरपुर आकर के जब राहुल गांधी बोलेंगे तो वो और दूर तक आवाज जाएगी। फिर आरएसएस को भी और बीजेपी को भी ये समझ में आएगा कि उनके पास जो धर्म का एजेंडा था, जिनको लगा था कि धर्म के सबसे बड़े पैरोकार हिंदू धर्म के वही हैं, वो छीनता नजर आ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है राजीव भाई, कि धर्म का जो एजेंट उनकी बपौती थी कि आरएसएस हिंदू धर्म की बात करेगा तो आरएसएस ही बोल सकता है, बाकी किसी का अख्तियार नहीं है। हिंदू धर्म मतलब आरएसएस, हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल मतलब बीजेपी। राहुल गांधी ने उसको खारिज कर दिया है, सेंध नहीं मारी है, खारिज कर दिया, कहा कि आप हिंदू नहीं हो। बहुत बड़ी लाइन है, जब बोलते हैं नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं कि नहीं आप वो वाले हिंदू हो, आप हम आपके हिंदू समाज पूरा आप नहीं हो, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। जब राहुल गांधी ये बोलते हैं तो ये गूंज जो है, और गूंज की अनुगूंज पूरे देश नहीं दुनिया तक में गई है। उसकी वजह 80% आबादी हिंदू है इस देश में। इनको कितना वोट मिला, कितना बड़ा प्रतिशत जो है उनको वोट नहीं करता है। और हिंदुओं के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या बोला, अयोध्या के जो हार गए बीजेपी नेता इनके लल्लू सिंह जी, क्या कहा लोगों ने कि वो हिंदुओं को शर्म करनी चाहिए। अरे आप कैसे हिंदू हो भाई, हिंदुओं को शर्म कैसे करनी चाहिए? हिंदू तो गर्व से कहो हम हिंदू है कह रहे थे, आपको शर्म आने लगी। तो ये सारा जो है मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो अभी जो राजनीति शुरू की है, भले नरेंद्र मोदी जी बोले कि वो बाल बुद्धि है, लेकिन बालकों की हमारे पौराणिक कथाओं में बड़ा जिक्र है, कई सारे बालकों का जिक्र है ना। तो अगर बालक भी अगर मान लें तो नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से पौराणिक कथाओं को पढ़ना चाहिए। और बालकों ने पौराणिक कथाओं में कई जगह बड़े बड़े सुरमाओं को हराया है। मुझे वो दिखाई पड़ रहा है कि ठीक है आप जो है तीसरी बार भी सरकार बना लिए, लेकिन आपकी सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, 5 वर्ष इसी पे ग्रहण लगा हुआ है। क्या होगा, जैसा बोल रहे थे प्रोफेसर साहब रविकांत जी, नीतीश कुमार डबल गेम खेलते हैं, सबको पता है कि राजनीति, सही राजनीति अगर कहिए कि उनकी राजनीति दोधारी तलवार है, वो किधर कब कहां वार कर दें पता नहीं, कौन कट जाएगा मालूम नहीं। तो नीतीश कुमार जिस दिन काटेंगे उस दिन पता चला कि वो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ खड़े होंगे, और फिर नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आएगा कि अब किसको साथ लें। तो इसलिए 2025 और 2024 जो समय बचा हुआ, चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, ये चुनाव के बाद बहुत कुछ इनका भविष्य तय होता है नरेंद्र मोदी सरकार का, जो तीसरी बार सरकार बनी है। और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत, ये जो सत्र हुआ अभी पहला लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का, उसमें राहुल गांधी ने वो सारा कुछ तय कर दिया कि किस तरह से देश की राजनीति होगी। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने वो रास्ता दिखा दिया है, बना दिया है कि देश की राजनीति की दिशा क्या होगी। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास भी आना चाहता हूं जल्दी से। प्रेम कुमार जी, कैसे आप देखते हैं आगे की राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं, और खासकर केंद्रित महाराष्ट्र है, क्योंकि अभी अगले 2-4 दिनों तक महाराष्ट्र ही केंद्र में रहने वाला है। ऐसे में कल से लेकर कल एमएलसी का चुनाव, जिस पर शुरुआत में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एमएलसी के चुनाव के बाद राहुल गांधी का पहुंचना, और वहां से जो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी धनंजय जी, बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति, अगर इधर देखा जाए तो फिर केसीआर केटीआर की राजनीति, केसीआर की जो राजनीति है खासकर, हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की राजनीति, बहुत कुछ जो है वो डिपेंड करती है। और सेंटर पॉइंट में क्या राहुल गांधी ही हैं या नरेंद्र मोदी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के महाराष्ट्र में पहुंचने से ये जो चुनाव हो रहे हैं 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार एमएलसी के, इस पर बहुत ज़्यादा असर इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी कंसोलिडेट होने के लिए। और दूसरी तरफ अपोजिशन में, यानी अभी इस सत्ता पक्ष में, प्रतिपक्ष के उलट सत्ता पक्ष में जो बेचैनी है वो बेचैनी और बढ़ जाएगी। सबसे कमजोर कड़ी प्रशांत टंडन जी बता चुके हैं कि अजित पवार हैं। कमजोर कड़ी क्यों है अजित पवार? कमजोर कड़ी होने का कारण है कि वहाँ जो लोग हैं वो अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं पा रहे हैं।
40-40 एमएलए लेकर टूट कर चले गए एनसीपी से, शरद पवार को सड़क पर कर दिया। लेकिन शरद पवार ने तब भी कहा था कि हमने जीवन में ऐसी स्थितियां कई बार देखी हैं, असली फैसला जनता करती है और जनता के बीच जाकर के हम सब कुछ ठीक करेंगे। और उन्होंने इस चीज को कर दिखाया। लोकसभा चुनाव में ये साबित कर दिया कि अजित पवार तुच्छ हैं उनके सामने। और अब ये जो अवसर है, इस अवसर पर वो एमएलए जो कि विधानसभा चुनाव में जो बहुत नजदीक है उसमें जीतना, अपने आप को हारता हुआ देख रहे हैं, तो वो कैसे खुद को सुरक्षित करें। तो इसको सुरक्षित करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है उनके लिए एक ऐसी स्थिति लाती है कि शायद किसी दूसरी पार्टी में हमें जगह मिल जाए, वो हमें टिकट सुनिश्चित कर दें। यानी आप ये देखिए कितनी रोचक बात है कि एक सीट के लिए लड़ाई तो सिर्फ एक ही सीट के लिए है ना, 12 उम्मीदवार है, 11 सीट है, एक ही सीट पर मोटे तौर पर लड़ाई है। एक एमएलए सीट के लिए अनगिनत एमएलए का भविष्य टिका हुआ है। एक एमएलए सीट के लिए सरकार का भविष्य भी टिका हुआ है। हाँ, एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, उनके लिए एक एमएलए के लिए सरकार का मुंह से एमएलए निकल जाता है, चूंकि वो बातचीत का ये लहजा है। एमएलसी जी, तो एक एमएलसी के लिए आप पूरे सरकार का भविष्य टिका हुआ है। ये ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। और 2 साल पहले की बात तो याद दिलाई ही है धनंजय जी ने कि कैसे सरकार बदली थी। इसी तरह से एमएलसी का ही चुनाव था और 2 साल बाद एक बार फिर ये परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में राहुल गांधी के वहां पहुंचने से ये जो इंडिया गठबंधन के फोर्सेस हैं और संभावित फोर्सेस जो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इकट्ठा हो सकते हैं, जो लोकसभा चुनाव में इकट्ठा नहीं हुए, वो लोग भी छोटी मोटी पार्टियां, उनके भी फिर से इकट्ठा होने का ये अपॉर्चुनिटी बनता है। राहुल गांधी ने दक्षिण से ही यात्रा शुरू की थी, जो भारत जोड़ो यात्रा है, और उसके असर कैसे पड़े और 2 साल के भीतर हमने देखा राजनीतिक तस्वीर बदल गई। तो ये महत्वपूर्ण बात है राहुल गांधी का वहां पहुंचना। और राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उस पर बोलने के लिए सरकार विवश हो रही है। राहुल गांधी जिस राजनीतिक समीकरण को पकड़ रहे हैं, जिस नारे को पकड़ रहे हैं, उस नारे पर सरकार एकदम बीजेपी एकदम से दोनों हाथ खड़े होकर सामने आ रही है। वो हताश हो जा रही है, निराश हो जा रही है। और इस वक्त वो हालात ये हैं कि आपने भी बताया कि मणिपुर में कैसे मुख्यमंत्री को विवश होकर के बोलना पड़ा है, जो अब तक बोल नहीं पा रहे थे। अब देखिए, एक बहुत संक्षेप में बोलूंगा कि जो परीक्षा का मामला, नीट परीक्षा का मामला है, वो भी आप देख रहे हैं। इसको लेकर के राहुल गांधी बहुत मुखर हैं, सबसे बात भी कर रहे हैं। और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए टाल दिया, और 1 हफ्ते के लिए जो टाला उसकी जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां बहुत ही लोचदार हैं। क्या हुआ तो एक दिन पहले 10 तारीख तक शाम में उनको 5 बजे तक हलफनामा दायर करने का समय दिया गया था एनडीए और सरकार को, और उन दोनों ने 5 बजे न डाल करके देर रात में डाला। नतीजा हुआ कि सभी पक्षों को वो हलफनामा पढ़ने को नहीं मिला। तो हुआ कि एक दिन बाद इसकी सुनवाई कर लेते हैं। सब तैयार हो गए, एक दिन बाद सुनवाई करने को हुआ तो किसी ने कहा कि नहीं, मैं 2 दिन तक अवेलेबल नहीं रहूंगा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। तो अच्छा ठीक है, 2 दिन बाद देख लेते हैं। अरे उसके बाद तो बुधवार को छुट्टी है, तो चलिए गुरुवार को कर लेते हैं। इस तरीके से मतलब इतना लचर सिस्टम सुनवाई करने के लिए, आपने वेकेशन जब चल रहा था तब आपने नहीं सुना इस याचिका को, कहा वेकेशन के बाद सुनेंगे। और वेकेशन के बाद में सॉलिसिटर जनरल की छुट्टी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए बुधवार की छुट्टी महत्वपूर्ण है, छात्र महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये गुस्सा भी राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में पहुंचेंगे तो ये गुस्सा और प्रबल होगा, क्योंकि छात्र को ये जबरदस्ती, तब तक काउंसलिंग हो चुकी होगी राजीव जी, काउंसलिंग करा देने और बाद में उन छात्रों के हितों को सामने रखने की बात होगी जो सफल हो गए। सबके हितों को दरकिनार किया जाता रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पाप का भागीदार बनता दिख रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में पहुंचेंगे ये मुद्दा नए सिरे से खड़ा होगा।
राजनीति में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों को एक तरह से एकीकृत करने में राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण होगी, और वहां जो चुनाव होने वाला है उसमें जो अलाइनमेंट है उसमें का अलाइनमेंट और स्ट्रांग होगा, और जिस चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि ये सरकार कितनी जल्दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है और कितनी जल्दी केंद्र की सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली जो याचिका है, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला आएगा। उस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी और कल क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे नीट के मामले में, तो मनीष सिसोदिया के केस से जस्टिस संजय कुमार ने निजी कारणों का हवाला देते हुए खुद को उस केस से अलग कर लिया है। तो बहुत हलचल है, तेज है हलचल सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। दिल्ली के जो कथित शराब घोटाला और उसमें मनीष सिसोदिया और इधर अरविंद केजरीवाल, ऐसे तमाम, और के कविता का जिक्र अभी कर ही रहे थे प्रशांत टंडन जी। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और बढ़ते हैं फिर से एक बार उधर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र काफ़ी, और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कोर्ट से भी बहुत सारी खबरें आनी हैं और उसके अलावा उधर से भी आनी है, महाराष्ट्र से भी आनी है, और मुलाकातों का दौर भी जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच होना है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि मेरी मुलाकात इन नेताओं से होने जा रही है, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी का आना। इस हलचल को कैसे देखा जाए, और इस हलचल से क्या दिल्ली में कोई हलचल दिखाई देती है आपको? जो विधान परिषद का चुनाव है कितना महत्वपूर्ण हो गया है, इसमें असली बात है कि एक क्षण के लिए चलिए मान भी लिया जाए कि सब कुछ बहुत स्मूथ होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपका दिल ही इस बात की गवाही नहीं देगा कि इस बात को मान लिया जाए। कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग्स के वहां पर इतनी ज्यादा गुंजाइशें हैं कि कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। हो सकता है कि मिलिंद नार्वेकर न जीत पाए, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ वोट तो वो जरूर तोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वोट इस समय ऐसा हो गया है कि ज्यादा खतरा जो है वो एनडीए को है। बीजेपी घबरा रही है, शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो घबरा रहा है, और अजित पवार, जिसके बारे में हम कह ही रहे हैं कि एनसीपी अजित पवार गुट जो है ये सबसे ज्यादा निशाने पे है। सबसे जिसको हम कहते हैं कि कमजोर कड़ी कौन, तो कमजोर कड़ी जो है वो अजित पवार गुट है जी। इसके बाद जो इसका अब असर क्या होगा, इसके बाद असर ये होगा कि रीअलाइनमेंट शुरू होएगा, नए समीकरण बनेंगे। एक दो वोट भी अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सारी की सारी पार्टियां जो है वो ये सोचेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए हम कैसे फेस करें। तो सब लोग चाहेंगे कि हम अपने अपने सीटों को, अपने अपने दलों को सुरक्षित करें। नए सिरे से विचार होगा। एनसीपी का जो अजित पवार गुट है वो भी सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या हमने शरद पवार को धोखा देकर गलती कर दी। एकनाथ शिंदे का गुट सोचेगा कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वही असली शिवसेना है, उसको भी लोग मान रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के नतीजों में तो साबित हो ही गया है कि जनता ने किसको असली माना है, चाहे वो शिवसेना के मामले में हो या चाहे एनसीपी के मामले हो। तो रीअलाइनमेंट, नए समीकरण बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो उस नए समीकरण में ऐसा होगा कि इंडिया जो है वो तो अपनी जगह पर खड़ा है, मजबूत खड़ा है, उसको कोई नहीं हिला पा रहा है, लेकिन जो डावाडोल हो रहा है वो डावाडोल जो हो रहे हैं वो एनडीए के ही घटक हो रहे हैं। तो कल के नतीजों के बाद नए सिरे से सारी पार्टियां सोचनी पड़ेंगी, यहां तक कि जो बीजेपी के साथ जो पार्टियां गई है वो सोचेंगी कि क्या हमारा ये निर्णय सही था। इसके बाद इसी का असर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर में भी ये हो गया कि सबसे ज्यादा टूट-फूट अगर कभी की गई है एनडीए की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ऑपरेशन लोटस के नाम से या जो भी कहें, तो महाराष्ट्र में की गई थी। और महाराष्ट्र में एक प्रकार से वापसी का मतलब होगा कि बीजेपी की ये जो तोड़फोड़ की राजनीति थी उसके लेके पश्चाताप करेंगे ये दोनों दल, एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट। वहीं से मुझे लगता है कि वापस जो है इसी स्वरूप में जो है लोकसभा का, महाराष्ट्र का जो विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ने जा रही है। और उसके बाद जो है वो सारे का सारा, बाकी आप देखिए कि जो राज्य झारखंड में क्या होने जा रहा है हमें पता है, हरियाणा में क्या होने जा रहा है ये भी लगभग लोग मान के चल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो सकता है ये भी माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र जो है बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा इस समय। जो पहले जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से होके दिल्ली की राह बदलती है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से जो है वो नई राह, नई दिशा जो है भारत की राजनीति पकड़ लेगी।
राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, नई राह नई दिशा, और वो भारत की राजनीति में, और वो भी महाराष्ट्र से होकर ये दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से राहुल गांधी से पहले ममता बनर्जी की मुलाकात उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव के साथ, ये तीन नेताओं के साथ, और चौथी नेता ममता बनर्जी, ये क्या कुछ यहाँ से रणनीति बनती है वो भी सामने आएगा। और ये तमाम नेता अपनी अपनी बात तो रखेंगे ही, और मौका है वो अनंत अंबानी की शादी, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का ये मौका। लेकिन उस मौके पे उससे पहले इन नेताओं का, इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात आने वाले समय में और भी मजबूती के लिए, इस गठबंधन की मजबूती के लिए बहुत सहायक हो सकती है। और उसके बाद राहुल गांधी का पहुंचना और रणनीतियां कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं, बनती हैं, वो सब भी हम देखेंगे। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक पाचपोर जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, धनंजय कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।